हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7 में हिंदी का पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां पढ़ेंगे। इसके लेखक आर के नारायण जी हैं। आर के नारायण जी ने इस पाठ में बच्चों के बारे में बताया है कि जब परीक्षाएं शुरू होने वाली होती हैं तो बच्चे क्या सोच रहे होते हैं और माता पिता उनसे क्या उम्मीद कर रहे होते हैं। माता पिता ये उम्मीद करते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं आने वाली है तो वे अच्छे से तैयारी करें और अच्छी अच्छी परीक्षा दें। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो परीक्षा के बाद में आने वाली छुट्टियों के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद उन पे पढ़ाई का कोई बोझा नहीं होता। जो परीक्षा के बाद की छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां तो गर्मियों की भी होती है, सर्दियों की भी होती हैं, लेकिन जो परीक्षा समाप्त होने के बाद जो साल के अंत में छुट्टियां पड़ती हैं उसमें बच्चे खूब उधम मचाते हैं, क्योंकि उन पर पढ़ाई का कोई जोर नहीं होता तब। तो बच्चे सिर्फ उसके बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं। तो आइए ऐसी ही कुछ कहानी यहाँ दी गई है, इसे हम शुरू करते हैं। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। मिजाज मतलब स्वभाव। हाँ, अप्रैल में जो परीक्षाएं होने वाली है उससे 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को ऐसा लगता है कि उसके जो पिताजी का स्वभाव है वो बहुत खराब हो रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। ऐसा स्वामीनाथन को लगता है कि वो हर बात का बतंगड़ बना लेते हैं, कि जैसे कि उन्होंने मन में ठान लिया हो कि बेटे को तंग करना है। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता है तो उससे कहा जाता है, याद रखो परीक्षा नजदीक है, तुम्हारी दादी इंतजार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतजार नहीं करेगी। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज कहीं सुनाई देगी तो पिताजी के कमरे से आवाज आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। हाँ, ऐसा कठिन समय क्यों था उसके जीवन का ये? क्योंकि पिताजी हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते थे पढ़ाई के लिए। वे चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छी अच्छी परीक्षा दे। तो इसलिए वो हर वक्त उस पर नजर रखते कि अगर दादी से बात करने लगता, गपशप करने लगता, तो पिताजी कहते कि दादी इंतजार कर सकती हैं, तुम बाद में बात कर सकते हो, लेकिन परीक्षा इंतजार नहीं करेगी, परीक्षा आएगी और चली जाएगी, तो इसलिए उसके लिए अभी पढ़ाई कर लो। माँ के पीछे भागता नजर आता तो उसे ढूंढवा के आदेश दिया जाता कि वो पढ़ाई कर ले। ठीक है। और 9 बजे का पिताजी ने उसके लिए समय निर्धारित किया हुआ था कि 9 बजे उसको सो जाना है। अगर उसके बाद उसकी आवाज आती तो पिताजी बोलते कि अभी तुम सोए नहीं, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है और पढ़ना है। तो हर वक्त पिताजी ध्यान देते कि कहीं वो समय अपना व्यर्थ तो नहीं कर रहा, उसे सिर्फ पढ़ाई करने का आदेश हर वक्त पिताजी के द्वारा दिया जाता। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? फिर पिताजी क्या बोलते हैं, तुम फेल हो गए तो? मैं फेल नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे। पिताजी ऐसे कहते हैं, फेल तो तब नहीं होगे ना जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक ठीक जवाब दोगे। अगर परीक्षा में पूछे गए सवाल ही गलत करके आएगा तो कैसे पास होएगा? मान लो, अब पिताजी उसको समझाते हुए कहते हैं कि मान लो कि तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हो। तो पिताजी उसे समझाने के लिए कह रहे हैं, अगर तुम फेल हो गए और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें छोड़कर अगली कक्षा में आगे बढ़ जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो इसलिए पिताजी बोल रहे हैं कि जब परीक्षाएं खत्म हो जाए फिर अपनी मनमर्जी से रह लेना, जो मनमर्जी करे वो कर लेना, लेकिन अभी कम से कम पढ़ाई करो। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर मनी राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरी फार्म ए में चले गए तो? पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया।
हाँ, पिताजी के द्वारा इस दिए गई हिदायत से उसको कहीं ना कहीं समझ लगी और उसको लगता है कहीं मेरे मित्र मुझे छोड़कर, कि वे सब पास हो जाएं और मैं ना हो पाया तो मुझे छोड़कर अगली कक्षा में चले जाएंगे, और या फिर उससे छोटी कक्षा के जो लड़के हैं वो उसकी कक्षा में उसके सहपाठी ना बन जाएं अगर ये फेल हो गया तो ये सब सोचकर अब उसे समझ लगती है और वो परीक्षा की तैयारी में लग जाता है और आधे घंटे तक दशमलव के सवालों को करता है। अब परीक्षा का अंतिम दिन, उसकी सारी परीक्षाएं हो जाती है और आखिरी परीक्षा है, उस दिन की बात है। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। हाँ, कि थका हुआ है वो और परीक्षा देकर बाहर निकलता है। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। हाँ, वो परीक्षा देके काफी जल्दी बाहर निकल आता। अभी आप चित्र में देख सकते हो, बाकी लड़के अभी अपनी परीक्षा लिख रहे हैं और स्वामीनाथन बाहर आ जाता है। फिर उसे लगता है कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर वो सोचता है मैं इतनी देर परीक्षा हॉल में करता भी क्या। तमिल का पेपर, उसका आखिरी जो पेपर था वो तमिल का था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। हाँ, उसका जो आखिरी सवाल था वो 4:30 बजे तक हो गया था। अभी आधा घंटा शेष बचा था। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता नहीं था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था सिर्फ। ठीक है ना, तो छठा उत्तर उसे सबसे सही लगता है, उसका उत्तर सिर्फ उसने 1 मिनट में ही दे दिया था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। ठीक है, तो 1 मिनट में इसने छठे सवाल का, जो कि आखिरी था, उसका उत्तर दे दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक उन्हें छोटी सी कहानी दी गई थी और उसमें पूछा था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। अब वो कहानी क्या थी, आइए पढ़ें। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। किसने? शेर ने। शेर ब्राह्मण को आवाज लगा रहा है दूसरे किनारे से और उसे एक सोने की चूड़ी देने की बात कर रहा है। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। तो उसने लालच किया और वो शेर के पास गया। वो चूड़ी के लिए हाथ बढ़ाता, शेर ने तो उस पर झपट्टा मारा और उसको खा गया। वो खुद शेर के पेट में पहुंच गया। अब स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। तो उस कहानी तो उसने सुनी हुई थी कक्षा में, लेकिन उसे ये नहीं पता था इसमें कोई शिक्षा भी है। तो अब उसे लगा कि कुछ तो शिक्षा होगी इसमें, क्योंकि प्रश्न पत्र में पूछा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए। तो उसने ये सोचा, उसके हिसाब से शिक्षा क्या हुई कि शेर अगर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। ठीक है, या फिर उसने दूसरा सोचा कि सोने की जो चूड़ी है उसका प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसके हिसाब से ये शिक्षाएं मिलती है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। क्या लिखा? कि सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने ये उत्तर लिख दिया। उसके हिसाब से ये शिक्षा है। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और, वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा? लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा, क्योंकि सबसे पहले उसने ही अपना पत्र दे दिया था और वो हॉल से सबसे पहले निकल रहा था। उसे अजीब सा भी लग रहा था।
दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे? उसको लगता है कि मैंने इतनी जल्दी कर लिया, सही सही उत्तर दिए, तो बाकी सब क्यों नहीं कर पा रहे? उसे नहीं पता वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो अपने आप में उसे लग रहा है कि भाई मैंने सबसे सही करा है और इसलिए मैंने जल्दी दे दिया। उसे लग रहा है बाकी सब क्यों नहीं जल्दी से कर पा रहे। उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी, 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। हाँ, अब समय पूरा हो गया तो लड़के 2-2, 3 की टोली बनाकर हॉल से बाहर निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक मतलब अचानक से बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। हाँ, अब 3 घंटों से कैसा वातावरण था? बिल्कुल शांति का। चुपचाप सब अपनी परीक्षा दे रहे थे, अपने पत्र को लिख रहे थे। लेकिन अब अचानक से एकदम से पूरा वातावरण, पूरा माहौल बदल गया। वो कैसा हो गया कि सब उत्साहपूर्ण बातचीत की खुशी के मारे सारे बातचीत कर रहे थे और कोलाहल मचा रहे थे, शोर मच रहा था। ठीक है, तो सारे ऐसा कर रहे थे। अब अचानक से जैसी परीक्षा खत्म हुई तो सारे में शोर होने लगा और सारे बातचीत करने लगे अपने अपने पत्र के बारे में कि किसने कैसा लिखा है, अपना जो प्रश्न पत्र है वो कैसा आया था, किसने उसका कैसा उत्तर दिया, ये सब बातचीत कर रहे थे। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? ठीक है, अब एक से ऐसा पूछता है स्वामीनाथन। कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। ऐसा एक बच्चा उसको बता रहा है। सोना वहां कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की, ऐतराज जताया कि उसमें सोना कहाँ था, वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? तो सहपाठी ने क्या बोला? 1 पृष्ठ। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, क्योंकि तो किसी ने 1 पृष्ठ लिखा है तो इसको लग रहा है कि उसने गलत लिखा। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज्यादा मिलेंगे, A क्लास, शंकर बोला। कि नहीं, ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा, एक बेवकूफ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा प्रश्न लिख डाला है। स्वामीनाथन बातचीत कर रहा है और जिसने पूरा प्रश्न लिखा उसको बेवकूफ कहते हुए कह रहा है कि एक बेवकूफ ने पूरा ही पेज लिख डाला इसके जवाब में। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा। राजम बोलता है कि मैंने 3/4 पेज भरा। और मैंने आधे से कुछ ज्यादा, शंकर ने कहा, जो इन मामलों का विशेषज्ञ माना जाता था। विशेषज्ञ मतलब जिसे उस विषय का पूरा ज्ञान हो, तो वो इंटेलिजेंट था। ठीक है, तो जिसको ज्ञान था वो कहता है कि मैंने आधे से थोड़ा ज्यादा लिखा। अब कोई कैसे गलत माने? मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। हाँ, अब क्या होता है, वो पहले तो उसने बताया कि उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी है, कोई कह रहा आधा पेज लिखा है, कोई कह रहा पूरा पेज लिखा है। लेकिन एक बच्चा जो कि क्लास में इंटेलिजेंट था, जो कि उस विषय का विशेषज्ञ था, उसने बताया कि उसने आधे पेज से ज्यादा लिखा है। तो स्वामीनाथन ने भी ऐसा ही बोल दिया कि मैंने भी लगभग आधा पृष्ठ ही लिखा है। उसने ये झूठ बोल दिया, क्योंकि अब तो उसको लगा कि जो विशेषज्ञ बता रहा है कि उसने सही लिखा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वामीनाथन खुद को ही गलत समझ रहा था, लेकिन उसने ऐसा झूठ बोल दिया। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला, क्योंकि ये तो भाई पढ़ाई से बचता ही था। उसके पिताजी सिर्फ उसको पढ़ाने के लिए करते रहते और स्वामीनाथन तो बस सोच रहा कैसे जैसे तैसे उसे परीक्षा से छुटकारा मिला, और कह रहा है अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, मतलब उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं और किताबें साइड पे रख दूंगा। उसको कोई मतलब नहीं है, परीक्षा खत्म हो गई तो किताबें से कोई लेना देना नहीं उसको। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने
छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं। जहाजी सिंदबाद, अली बाबा आदि। हाँ बच्चों, तो खाली ऐसे नहीं करना चाहिए कि परीक्षाएं खत्म हो गई और किताबें साइड पर रख दी, फिर कोई पढ़ाई लिखाई करना ही नहीं। जब परीक्षाएं खत्म हो जाती है तो कुछ कहानी की किताबें पढ़ सकते हैं, अगली कक्षा के बारे में कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल खाली नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसे ही शंकर बता रहा है कि उसके पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए उसको कुछ कहानी वाली किताबें लाकर दी हैं। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झींकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। ठीक है, इसका मतलब मणि का पेपर थोड़ा सा छूट गया। वो कह रहा है वक्त कम था, नहीं तो आखिरी सवाल तो बहुत अच्छा कर देता मैं। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। मटर यहाँ पर एक बच्चे का नाम है। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। अब बच्चों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए घंटी बजाई गई कि सारे बच्चे स्कूल हॉल में आ जाएं। सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी, क्योंकि सारे अपने अपने पेपर को एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे कि किसने कैसा किया, किसने कैसा किया। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं दोस्ती की झलक लग रही थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इतनी सारी छुट्टियां जो मिल रही हैं, तो अपना समय नष्ट ना करें और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नजर डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता हेडमास्टर जी को कि बहुत सारे बच्चे खराब पेपर करके आए हैं, जो कि अगली कक्षा में उनका पहुंचना ही बहुत कठिन है। लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि सब बच्चे अच्छा पेपर देकर आए हैं और अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कहानियों की किताबें और अगली क्लास की किताबों को थोड़ा पढ़ते रहें, अपना समय व्यर्थ ना करें। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। ऐसा हेडमास्टर जी ने कहा कि 1 मिनट प्रार्थना होगी और उसके बाद सब अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। जैसे प्रार्थना खत्म होने लगी तो एकदम से जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। हाँ, मतलब सारे बच्चे खूब शोर मचाते हुए हॉल से बाहर निकले। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीना और किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। ठीक है, सभी लड़के बहुत ही उत्तेजित हो रखे थे, बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनकी ढेर सारी छुट्टियां पड़ने वाली हैं और जिसमें वो कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ मस्ती करना चाहते हैं। मणि ने किसी का कलम छीना, किसी की दवा छीनी और उनको तोड़ दिया। मतलब ऐसी ऐसी शैतानियां बच्चे कर रहे थे। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। बच्चे कितने शैतान हैं कि कोई चीज तोड़ रहा है और कोई खुश हो रहा है। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। मणि नहीं, स्वामीनाथन ये कितना उत्तेजित हो जाता है कि अपनी दवात को खुद ही खोला और अपने ही सिर पर उलट ली। सारी स्याही उसके मुंह पर, आंखों के नीचे काली काली स्याही और उससे काले दायरे बन गए। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। क्योंकि वो इतना तंग कर रहे थे तो मणि ने कैसे आवाज लगाई कि इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इनके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गई और कुछ और कलम तोड़े गए। ठीक है, तो सारे जैसे उसने बोला तो बहुत सारे सैकड़ों में
कंठों से मतलब गलों से आवाजें निकली और सारे विजय घोष से आसमान को मतलब जैसे कि उनकी जीत हो रही हो। और वो जीत क्या थी कि हाँ उनको फाइनली छुट्टियां मिल गई, इस चीज की आवाज आ रही थी। ठीक है, अब मणि जोर से इसी के बीच में मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। हाँ, तो मणि क्या कह रहा है कि कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए और मैं उसे भी रंग दूंगा। सिंगाराम कौन था? स्कूल का चपरासी। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। उसको गुस्सा आ रहा था। चित्र में देखो, सिंगाराम पीछे पीछे दौड़ रहा है इनके डंडा लेकर। तो सिंगाराम को गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर, जो ये तोड़फोड़ मचा रहे थे। तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए जो बच्चे थे वो क्या बोल रहे थे, उनमें से एक बच्चा मणि कि सिंगाराम की पगड़ी कोई अगर मुझे ला के दे तो मैं उसको भी रंग दूं। मतलब इतनी शैतानियों के मूड में थे बच्चे, चीजों को तोड़-फोड़ मचा रहे हैं, स्याही फैला रहे हैं, और जो चपरासी है उसे भी नहीं छोड़ रहे। वो बोल रहे हैं कि उसकी भी पगड़ी मिल जाए तो उसको भी रंग दे। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी, किसके? सिंगाराम के, कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बना रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को तितर बितर कर दिया। तो डंडे से उनको डराने लगा ताकि भीड़ को वो थोड़ा सा नियंत्रण में रख ले और उनकी जो शैतानियां हैं उसको वो रोक सके। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? इससे ये सीख मिलती है हमें कि हमें सिर्फ छुट्टियों के ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, परीक्षा के बाद जो छुट्टियां आने वाली है, और इतना उद्यम नहीं मचाना चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो पहले परीक्षाएं चल रही है, जो आने वाली हैं, उसकी हम अच्छे से तैयारी करें। अगर जो अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से परीक्षा अपनी दे, तो उसके बाद उसे छुट्टियां मनाने का पूरा हक है। वरना कोई फायदा नहीं, अगर परीक्षा ही अच्छे से नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, तो फिर छुट्टियां बेकार है। फिर तो वो अगली कक्षा में भी नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए अगर अगली कक्षा में पहुंचना चाहते हैं तो छुट्टियों के बारे में ना सोचकर पहले अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारी करें और अच्छा से परीक्षा दें। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।